हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय निशान फ्रॉम साइंस टीचर। बेटा आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आपका मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, और अगर मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर आपका ऑक्साइड बनाता है, और उसके साथ साथ क्या देता है, वो हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो आज हम आगे टॉपिक लेके आए हैं, जब आपका मेटल किससे रिएक्शन करेगा, वो एसिड से रिएक्शन करेगा। फिर आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होती कैसे। वही बात, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात होगी तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं किससे। जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस बनाता है। वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कैसे बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपके पास मेटल है। और अगर आपके पास जो आपके पास एसिड होते हैं ना, जो एसिड होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आपके पास जो होते हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, दो टाइप के एसिड्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक आपके पास वीक एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके पास, जो स्ट्रॉन्ग एसिड मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। आपके पास HCl होता है, आपके पास H2SO4 होता है, आपके पास HNO3 होता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है HCl, H2SO4 और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मतलब। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे ही वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि वाटर में आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं, मतलब वो H पॉजिटिव आयन आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने किसी भी एसिड को किसी भी पानी में मिलाया, ठीक है, याद रखना, ये एक बात और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मेरे पास एसिड रखा हुआ है, और एसिड रखने के बाद उसमें मैंने क्या करा, उसके ऊपर से पानी डाल दिया, तो क्या होगा, जो आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी, इसके अंदर आपका एसिड रखा और ऊपर से पानी डाल दो, टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और जिससे क्या होगा, आपके ऊपर छींटें आएंगी उसकी, और आपका फेस से डैमेज हो जाएगा, और हो सकता है कि कई सारे स्पॉटेड भी आ जाए। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा ये पेनफुल भी होता है। तो कभी भी हम लोग किसी भी एसिड के ऊपर पानी नहीं डालते हैं। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एसिड के, तो हम कुछ ड्रॉप्स 4 to 5 ड्रॉप्स या फिर 3 ड्रॉप्स, तो कुछ ड्रॉप्स ही हम लोग किस में डालते हैं, हम लोग वाटर में डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका पता है, जैसे ही आप लोग H2SO4 या फिर HCl को, या हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को आप लोग वाटर में डालते हो कुछ ड्रॉप्स, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस का भी काम करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कॉन्टिन्यूसली फ्लो करा देना। ठीक है, तो वो प्लेट्स लगते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगते हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम ये पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयंस वाटर में डिसॉल्व होने पर आसानी से दे सकते हैं, आसानी से फुली इमर्ज हो जाते हैं पूरे H2SO4 भी। लेकिन आपके पास जो HNO3 होता है ना, वो हाइड्रोजन गैसेस नहीं देता है। जैसे ये आपके पास HCl है या फिर H2SO4 है, अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैसेस देगा। लेकिन HNO3 एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा, ये समझ लीजिए एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्लियर है बच्चे बात, कौन देते हैं, HCl देता है और H2SO4 देता है। और HCl को हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, और H2SO4 को नाम देते हैं हम लोग क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और HNO3 जो होता है वो होता है आपके पास नाइट्रिक एसिड। और आप लोगों को पता होना चाहिए, यही नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl और HNO3 कंसंट्रेटेड, ये आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि आपका जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, उनको पिघलाने के काम आते हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली हीट देके उन्हें पिघला नहीं सकते, तो कौन से एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, वो एसिड रिक्वायरमेंट होती है किसकी, HCl की और HNO3 की रिक्वायरमेंट होती है। जो इनका रेशियो बनता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इनका रेशियो होता है वो 3:1 होता है, 3:1 होता है। 3:1 का मतलब क्या है कि आपको कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 को आपको इस रेशियो में डिवाइड करना होता है 3:1 में, तो ही आप लोग गोल्ड या फिर सिल्वर को आसानी से पिघला सकते हो। क्लियर है बात, तो ये कंसंट्रेटेड HCl है और आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 कितने रेशियो में डिवाइड करना होता है, 3:1 में इसको डिवीजन करना होता है। और यही काम आता है किसको, यही एसिड आपको काम आता है किसको पिघलाने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पता चल गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कि वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं और H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, और
नाम कौन कौन से, HCl, H2SO4 और HNO3। और हाँ एक चीज़ हो कि यहाँ पर आपके पास HCl तो आपका किस काम आता है, HCl आपका ये भी काम आता है, डाइजेशन की मदद भी करता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन का भी मदद करता है, वही वाला एसिड है ये वाला HCl। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमें 3 चीज पता चली। अब बात करते हैं हम लोग वीक एसिड की। जो वीक एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड जो आपके पास बच्चा पार्टी, वीक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड कौन से होते हैं आपके पास, वो वाले एसिड जो कि पार्शियली डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो वाले एसिड जो कि पार्शियली डिसॉल्व होते हैं वाटर में, पूरे डिसॉल्व नहीं होते, पार्शियली होते हैं। ठीक है, तो वो वाले एसिड होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, एग्जांपल की बात करता हूं HCOOH और CH3 COOH। ये HCOOH को हम लोग एक नाम देते हैं, उस नाम होता है आपके पास फॉर्मिक एसिड। ये आपके पास फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फॉर्मिक एसिड। और ये आपके पास जाना जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास जो एसिटिक एसिड है वो कहाँ यूज होता है, वो एसिटिक एसिड यूज होता है विनेगर में। विनेगर आप लोगों ने देखा होगा ना, विनेगर ये सब के सब जो जितने भी चाशनी वगैरह जैसे कहते हैं ना हम लोग, वो आपके पास कौन सा एसिड होता है, इसमें एसिटिक एसिड डाला होता है। और वो कौन सा होता है, वीक एसिड होता है, पार्शियली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, पानी में, पार्शियली, पूरा नहीं डिसॉल्व होता। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है, आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड के बारे में नाम सुना होगा, आंट एसिड भी इसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर्मिक एसिड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे आपका आंट एसिड होता है पेट के दर्द के लिए, वो वाला छोटा सा एसिड का यूज़ किया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे आपके पास, वीक एसिड कौन से होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वो वाले एसिड जो कि पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और H पॉजिटिव आयन आसानी से दे जाते हैं। लेकिन वीक एसिड वो वाले एसिड होते हैं जो कि पार्शियली डिसॉल्व होते हैं वाटर में, लेकिन पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो आपके पास वीक एसिड, नाम भी हमें पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4, HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है। और आपके पास वीक एसिड में फॉर्मिक एसिड, और आपके पास कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तमाम चीज हमेशा याद रखना। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करता हूँ, H2SO4 को और HCl में से कंपेयर करता हूँ, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो H2SO4 ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब यहाँ पर आते हैं, हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में सभी बच्चे पार्टी को। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, जब भी आपके पास मैग्नीशियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम आपके पास ऑलरेडी किसमें, मेटल की फॉर्म है आपके पास। ठीक है, क्योंकि मेटल की रिएक्शन हम लोग एसिड से करा रहे हैं। तो मैग्नीशियम जो आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड से ऐड कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2 और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ पर आपके पास दोबारा मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई, सल्फ्यूरिक एसिड से कराई। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है, तो हमें जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाई तो हमें क्या बनेगा, Mg मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, MgSO4। और ये आपके पास क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब जिंक की बात करते हैं, जिंक की हम लोगों ने रिएक्शन किससे कराई, HCl से रिएक्शन कराई। तो आपके पास क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। ठीक है, ZnCl2 बनेगा। और आपके पास बाद में क्या बनेगा, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ZnCl2 क्या कहते हैं, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन है ना तो क्लोराइड, मैग्नीशियम SO4 है तो सल्फेट, मैग्नीशियम जिंक क्लोराइड है, Cl लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस आपके पास देगा ही देगा। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट में क्या है, सोडियम। सोडियम की अगर आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास NaCl मिलेगा, जो कि आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। लास्ट में क्या मिलेगा आपके पास, हाइड्रोजन मिलेगा। बात क्लियर है। तो ये आपके पास जब भी हम लोग बात करते हैं कि मेटल की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, हम लोग एसिड से कराते हैं, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, ये सारे के सारे क्या मिलेंगे हमको, सॉल्ट मिले हैं, और आपके पास क्या मिलेगी साथ साथ, हाइड्रोजन गैसेस मिलती है। बात क्लियर है, ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन गैसेस हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से बहुत सारी चीजें पता लगी हैं, तो इसे आप उतार सकते हो, उतारो से फटाफट, और हमेशा ये चीज हमेशा याद रखने वाली होती है। क्लियर है बात, तो उतारो फटाफट, फिर आगे करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नाम है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में।
पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक हेडिंग पढ़ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशन क्या कहता है, क्या क्या कहता है वो। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जब कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब अलग हटा देता है या घर से बाहर निकाल देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी क्या, हम लोगों ने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ी थी हम लोगों ने। कैसे पढ़ी थी हम लोगों ने, कहना का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है बाहर आओ। मतलब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर, आपके पास मरकरी सिल्वर, फिर लास्ट में आ जाता है गोल्ड। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम। उससे कम कौन है, सोडियम। उससे कम कौन है, कैल्शियम। उससे कम कौन है, मैग्नीशियम। उससे कम कौन है, एल्यूमिनियम। उससे कम कौन है, जिंक। उससे कम है आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम, फिर सिल्वर, फिर लास्ट में आपके पास क्या है, गोल्ड है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो छोटे वाले लेस रिएक्टिव मेटल को घर से बाहर निकाल देता है, वही आपके क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होती है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो आपके पास एक जिंक है और ये आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिख रखा मैंने यहाँ पर, कॉपर सल्फेट। तो ये आपके पास जिंक है और यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉपर। अब जिंक और कॉपर में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जिंक है और कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। कौन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, जिंक है। जिंक है तो जिंक किसको रिप्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो ये जिंक जो है, ये जिंक जो है वो किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब ये कॉपर की जगह खाली होगी, कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा। इसी वजह से SO4 के साथ कौन आ गया, जिंक आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो SO4 के साथ कौन आ गया, जिंक आ जाता है और कॉपर को घर से बाहर निकाल देता है। क्लियर है, दोबारा देखो, जिंक और कॉपर में से अगर मैं देखता हूँ तो हाईली रिएक्टिव कौन है, हमने देखा जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर इसका लेस रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर को घर से बाहर धकेल देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और उस कॉपर की जगह कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा। तो इसी वजह से जब वो रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से, तो जिंक जो है कॉपर को उठा के बाहर फेंक देगा और उसकी जगह ले लेगा किसके साथ, SO4 के साथ। बात क्लियर है। अब दोनों इसमें देखो आयरन है आपके पास, एक कॉपर है। ठीक है, आयरन है और आपके पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर को देखो और यहाँ कौन है, आयरन। अब आयरन और कॉपर को कंपेयर करते हैं। आयरन देखो ये रहा, आयरन है ये वाला, और कॉपर का है ये वाला नीचे है। तो दोनों में से कौन हाईली रिएक्टिव है, आयरन हाईली रिएक्टिव है। तो कौन किसको रिप्लेस करेगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो इसी वजह से जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन, वो किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। कॉपर को घर से बाहर निकाल देगा और अपनी जगह ले लेगा आयरन। बात क्लियर, सिंपल सी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम है और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट। अब मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट को देखते हैं कौन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। मैग्नीशियम का है आपके पास, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है और नीचे क्या आपके पास कॉपर है। तो कौन हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है और कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम कॉपर को उठा के बाहर फेंक देगा, चल भाई मेरे घर से बाहर निकल और मुझे अपनी जगह दे दे। तो मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर देगा, हटाएगा और मैग्नीशियम कॉपर की जगह यहाँ ले लेगा। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ये सल्फेट हो जाएगा। यहाँ सल्फेट चला था, कॉपर सल्फेट, यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक जुड़ गया, जिंक सल्फेट। आयरन जुड़ गया, आयरन सल्फेट। मैग्नीशियम जुड़ गया, मैग्नीशियम सल्फेट। और बाहर कौन निकला, बेचारा कॉपर, क्योंकि वो कमजोर था। बात क्लियर है। अब सपोज करते हैं कि अगर मेरी बात सुना, अगर रिएक्शन आपके पास आ जाती है कि ZnSO4 प्लस आपके पास हो कॉपर, ZnSO4 आपके पास हो कॉपर। कॉपर किससे रिएक्शन कराना चाहता है, जिंक सल्फेट से कराना चाहता है। ठीक है, कॉपर किससे रिएक्शन कराना चाहता है, जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराना चाहता है। अब आपको जिंक को और कॉपर को देखना है कौन सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। देखना जरा कौन हाईली रिएक्टिव है, जिंक है ऊपर और कॉपर है आपके पास लो रिएक्टिव है। तो कौन हाईली रिएक्टिव है, जिंक। लेकिन जिंक तो ऑलरेडी इसके साथ है, कॉपर क्या रिप्लेस कर पाएगा इसको, क्या कॉपर इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि आपके पास कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। ये आपके पास क्या है, लेस रिएक्टिव है।
और ये आपके पास क्या है, मोर रिएक्टिव। भैया अगर ये लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, क्या कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं होगी। बात क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। बात क्लियर? ठीक है, तो ये आपके ये वाले टॉपिक थे आपके रिएक्शन के थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग नॉन मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये भी कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल में। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एलॉयज़ के बारे में। फिर चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम लोग एक साथ ही सबके सब ट्रू फॉल्स, फिर इन द ब्लैंक्स, फिर आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर भी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए और इसे उतार लीजिए कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, और माइंड में आपको रखनी है चीज़, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगी आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा। चलो।